हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होगे, साथ ही साथ आपका एग्जाम भी बहुत बढ़िया गया होगा। तो आज मैं आपके लिए एफएसटी टेस्ट नंबर 5 का पेपर डिस्कशन लेकर आई हूँ, जिसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस यानी कि 51 से 75 तक के क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस यानी कि 76 से 100 तक के क्वेश्चंस आपको सर करवाएंगे। तो अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बहुत ही स्मूथली। सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और जल्दी से सभी बच्चे इस सेशन को लाइक कर दें और फटाफट अपने पेपर डिस्कशन पर ध्यान लगा लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें आज का डिस्कशन। केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। चलो, लेकिन उससे पहले जो हमारा मिशन है जिसे हमें कभी नहीं भूलना है, मिशन नीट 2025, जिसमें आपको अपने नीट पेपर को बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ क्रैक करना है और हमारे सर का और हम सब का यही मिशन है। अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन में आगे बढ़ते हैं और नीट के एग्जाम को क्रैक करते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, क्या कह रहा है। ये बोल रहा है 40% शुद्ध मार्बल चिप्स के 200 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम भार से परिपूर्ण अभिक्रिया के लिए कितने ग्राम HCl के आवश्यक होंगे। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने ग्राम HCl चाहिए भाई, है ना। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले तो रिएक्शन देख लो। मार्बल चिप्स का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर CaCO3 की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। जिसके रिएक्शन क्या कह रहे हैं, जिसकी अभिक्रिया कह रहे हैं HCl से हुई है, ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है इसके शुद्ध जो है 40% शुद्ध 200 ग्राम के 40% शुद्ध मार्बल चिप्स को लिया गया है। इसमें कितने HCl, कितने ग्राम HCl की आवश्यकता पड़ेगी इस रिएक्शन को पूर्ण करने के लिए। तो रिएक्शन पूर्ण करो, सबसे पहले क्या क्या बनेगा यहाँ पर, CaCl2 और क्या बनेगा यहाँ पर, वाटर बनेगा, ठीक है। और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यही होती है रिएक्शन, देख लो सभी बच्चे, सही है ना। ये रिएक्शन होगी, सभी को यहाँ तक पता है। अब देखो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो भाई। बैलेंस क्या करना है, कैल्शियम देखो 1 है, क्लोरीन 2 होने चाहिए, H2O भी 2, तो यहाँ पर 2 आगे लगा देते हैं। रिएक्शन बैलेंस हो गई। CO गिन लो, देखो 3 है, इधर भी 2 1 3, रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो यहाँ पर हमें पता है, अगर इसका स्टाइकियोमेट्री देखोगे तो यहाँ पर 1 जो है वो 2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अब यहाँ पर रिएक्शन, ये जो वर्ड है, ये वर्डिंग क्या कह रही है, 200 ग्राम का 40% शुद्ध है, यानी कि 200 ग्राम का 40% अगर आप निकाल लोगे, ठीक, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 यानी कि 80 ग्राम। तो हमें 80 ग्राम मार्बल चिप्स से ही मतलब है, ठीक। अब 80 ग्राम हमें पता चल गया है, मोलर मास पता है। क्या हम इसके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ गया आपके मोलों की संख्या वाला, रख दो भाई, 80/100, 100 होता है ना। CaCO3 का मोलर मास कितना होता है, 100 होता है, तो ये आ गया 0.8 मोल्स, ठीक है। अब देखो स्टाइकियोमेट्री को देखोगे तो यहाँ पर एक CaCO3 2 HCl के साथ अभिक्रिया करता है पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए, यानी कि पूर्ण दहन होने के लिए, ठीक, यानी कि पूर्ण अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर 0.8 मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, 2 × है ना, 2 × 0.8 मोल्स, इतने HCl जरूरत होंगे, है ना। तो ये कितना हो गया, 1.6 मोल HCl। अब HCl के मोल पता हो गए, HCl का मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात है। क्या आप HCl की ग्राम में वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो कैसे, आपको मोल पता है कितने हैं, 1.6, इसका मल्टीप्लाई करा दो 36.5 में, तो आपको यहाँ पर W पता चल जाएगा। सेम यही फॉर्मूला है, ये देखो मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 36.5 आया कहाँ से, ये तो मोलर द्रव्यमान होता है, 35.5 इसका हो गया, 1 इसका, तो जोड़ोगे कितना आ गया, 36.5 आ गया, ठीक। जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 58.4
ग्राम। यही आपका राइट आंसर है। यही क्वेश्चन हमारे जो प्रश्न है ये हमारा सही उत्तर बता रहा है 58.4 ग्राम को। ठीक है, यानी कि HCl के कितने ग्राम की आवश्यकता है? 58.4, 58.4 ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लो कौन सा सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, 1 ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग पर है। ठीक है, क्या कह रहा है? कॉलम का मिलान करना है। 2 कॉलम आपको दे रखे हैं, कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 1 जो है वो घटता हुआ क्रम प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान रखना कौन सा क्रम? घटता हुआ क्रम प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और कॉलम 2 में उसके कुछ विशेषताएं दे रखी हैं। ठीक है, कि जो क्रम है क्या ये इसी क्रम में होते हैं या नहीं होते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है, यहाँ पर देखो हेलोजन समूह है पूरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है? अगर यहाँ पर हम देखें ये कौन से क्रम को फॉलो कर रहा है? सबसे पहले आकार को, इलेक्ट्रॉन बंधुता को, विद्युत ऋणात्मकता को या द्वितीय आयनन ऊर्जा को। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखोगे तो यहाँ पर ये घटता हुआ क्रम है, यानी ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा होगा आकार में। ठीक, तो यानी कि ये आकार को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, सबसे छोटा, और आयोडीन सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट क्यू हो जाएगा। ये मिलान तो हो गया। अच्छा, सेकंड वाले की अगर बात करो, ये कौन से क्रम को प्रदर्शित कर रहा है? सेकंड वाला विद्युत ऋणात्मकता को, क्योंकि आपने देखा है ग्रुप में जब आप इस तरह से ऊपर आ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो ग्रुप में जब आप नीचे की ओर जाते हो तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक, कम होती है। तो यानी कि आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, तो कम वाला यहाँ पर होगा। तो ये हो गया आपका विद्युत ऋणात्मकता का। तो देखो अब 2 आंसर्स तो हमें पता चल गए हैं, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट का Q यानी कि ये A का Q होना चाहिए, और B का, यानी कि इसे B मान ले तो B का S। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, बाकी किसी में नहीं है, तो बाकी ये दोनों कट। ठीक, बचे 2 ऑप्शंस। अब इन 2 ऑप्शंस में ही हम देख सकते हैं, तो C में अगर हमारा R आ जाए या D में T आ जाए वही ऑप्शन सही होगा, या उल्टा इसका वाइस वर्सा, है ना। तो यही 2 ऑप्शन सही होने चाहिए। अब C को देख लो, अगर C भी हेलोजेंस का ही है, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता की, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का बहुत अच्छा बंधु है, भाई है, दोस्त है ना। तो यहाँ पर कौन होगा? सबसे पहले देखोगे यहाँ पर कौन होना चाहिए? देखो आप लोग बताओ जल्दी से फटाफट, कौन होना चाहिए? जाहिर सी बात है R। ठीक है, R मैच हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो है क्लोरीन प्यार करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम दिखाना है तो आयोडीन सबसे कम प्यार करेगा। ठीक है, सबसे कम दोस्त बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गई। ठीक, तो आर वाला सही, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। हमें और ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभिक्रिया दे रखी है, 53 क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया दे रखी है 2p + q r। ठीक, ये रिएक्शन है, 2p + q से हमें r प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना। अब p तथा जो हमारा r है, यहाँ पर 8 मोल p के हैं और 5 मोल q के हैं। ठीक है, 8 मोल p के और 5 मोल q के हैं। तो कह रहा है R के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, उत्पन्न होंगे, है ना। R के कितने मोल हमें यहाँ मिलेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले तो रिएक्शन देखो, तो यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री देखोगे तो 2 पर 1 था, है ना। 2 पर 1 था तो 1 R मिल रहा था, 1 रेशियो मिल रहा था, है ना। क्या मिल रहा था? 1 रेशियो मिल रहा था। अब यहीं पर 8 मोल के लिए अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 मोल के लिए करोगे तो इसका हाफ हो जाएगा। जस्ट क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, ये हाफ ही तो है,
1/2 इंटू 8 यानी कि क्या हो गया 4। तो 4 मोल R यहाँ पर उत्पन्न होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। समझ में आ गई ये बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 54 नंबर का क्वेश्चन। 54 नंबर का क्वेश्चन और भी इजी है। यहाँ पर एक कॉलम दे रखा है, कॉलम 1, ठीक है। कॉलम 1 जो है वो कह रहा है उसमें तत्व है, ये देखो कॉलम 1 में तत्व है, कॉलम बी में तत्वों का विन्यास दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपको पहचानना है, ठीक। अच्छा, सबसे पहले तीसरी क्षार धातु, तीसरी क्षार धातु कहाँ पर होती है? ये धातु लिखा है, ठीक है। तीसरी क्षार धातु का मतलब है एस ब्लॉक की ये बात कर रहा है। एस ब्लॉक में 2 होते हैं, ठीक, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। तो हमें क्षार धातु देखनी है। क्षार धातु को आपने याद किया है किस तरह? लीना की रब से फरियाद, है ना, यही तो है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? तीसरी क्षार धातु। तो तीसरी कौन है? पहली ये, दूसरी ये, तीसरी, यानी कि पोटेशियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 19 है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 19 है। तो देखो 19 को कौन फॉलो कर रहा है? गिनो, 6, 4, 10 और 7, 17। नहीं, ये भी नहीं है। ये 6, 4, 10, ठीक है, 10 और ये कितना हो गया? 18। नहीं, इससे भी ज़्यादा हो गया, ये तो और आगे बढ़ गया। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा? 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 2, 22। नहीं, ये देखो 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 1, 19, यानी कि ए का एस वाला आंसर सही है, ठीक है। ए का एस। अब देखो सबसे पहला फंस गया ना, 2, 2, 4 और 6, 10, 2, 12, 6, 18, 1, 19, ठीक। तो सबसे पहले देखो ए का एस किस ऑप्शन को दिखा रहा है? ए का एस है यही सिर्फ, ठीक। तो ये होना चाहिए, राइट होना तो चाहिए। लेकिन अपने सेटिस्फैक्शन के लिए चलो दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। द्वितीय संक्रमण तत्व क्या होता है? ठीक, आपको पता है 3D सीरीज से ही स्टार्ट होता है। प्रथम तत्व होता है स्कैंडियम, ठीक है, और जो जाकर जिंक पर खत्म हो जाता है। सेकंड होता है टाइटेनियम, ठीक है। तो द्वितीय संक्रमण तत्व क्या हो गया? टाइटेनियम, जिसका आप परमाणु क्रमांक की बात करोगे तो कितना होगा? इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 22। कितना होता है? 22। तो देखो कहाँ पर है, देखो टाइटेनियम कहाँ पर होगा? 22 आप गिनो, 6, 4, 10, अभी यहीं तो गिना था, देखो 6, 4, 10 हो गया, 10 और 10, 20, 2, 22, यानी कि बी का कौन सा आ गया? ये वाला आर, बी का आर, ठीक है। सी का क्यू। चतुर्थ उत्कृष्ट गैस कौन सी होनी चाहिए? कौन कौन सी होती है बताओ जल्दी से? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन का देख लो, क्रिप्टॉन का कौन सा होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए, ठीक है। अब द्वितीय हैलोजन तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, तो क्लोरीन द्वितीय हो गया। क्लोरीन के लिए सबसे वाला यही था, 6, 4, 10 और 7, 17। तो यानी कि डी का क्या हो गया? पी हो गया, है ना। तो डी का पी है, ए का एस है, सबसे ज़्यादा मैचिंग यही दिखा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है। ऑप्शन 1 जो होगा वो सही उत्तर होगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि मानव शरीर में 80% जल हो, ठीक है, यदि मानव शरीर में 80% जल हो तो मनुष्य के शरीर में जल के अणुओं की संख्या बताइए, ठीक है। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जिसका भार 65 kg हो, जिसका भार क्या हो? 65 kg हो। अब देखो इसको करना कैसे है? सिंपल से फॉर्मूले लगने हैं, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लगना है। अब देखो आपको पता है 80% का मतलब कितना हो गया? 65 kg हो, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, तो इंटू 65, ठीक। अब जब इसे आप हल करोगे तो यहाँ पर आप पाओगे ये हो जाएगा 520, ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा ये कितना? इंटू 520 बटे कितना बन जाएगा? ये 10 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 520 बटे 10, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 52 kg में आएगा, ये kg, ठीक है, kg में। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 52 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पर 3, ठीक है, 10 टू द पावर 3 हो गया कन्वर्ट, ठीक।
अब इतना हो गया तो आपको ये ग्राम वैल्यू पता है, ग्राम वैल्यू पता है, जस्ट उठाकर क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर दो n वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्राम वैल्यू पता चल गई 52 इंटू 10⁻³ अपॉन m कितना होता है इसके लिए 18 होता है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी कुछ, क्या वैल्यू आएगी यहाँ से कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.88, ठीक है, 2.88 इंटू 10⁻³, ठीक है, समझ आया। अब देखो आपको मोल्स पता हो गए, मोल्स पता हो गए तो क्या हम इस फॉर्मूले में रख कर यहाँ पर अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं, इससे बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 2.88 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ये 3 है, 23 हो जाएगा। पावर में 10⁻6 आना चाहिए पहचान के लिए, तो 10⁻6 तो 3 में आ रहा है भाई, आंसर कौन सा होगा, यानी कि ये तो नहीं होगा, इन 3 में से कोई हो सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 17.39, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक की चीजें सभी को, डन। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आपने 55 नंबर तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। चल 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और अपने उत्तर के लिए सही कोड चुनें। तो सूची 1 क्या कह रही है, अणुओं के बारे में बता रही है। सूची दूसरी क्या कह रही है, कार्बन परमाणु द्वारा हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि इस सूची में ऐसा कौन सा कार्बन है, ठीक है, जिसमें ऐसा कौन सा कार्बन परमाणु है जिसमें इन ऑर्बिटलों का प्रयोग नहीं किया गया है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्रयोग है ना। तो वो देखना है, तो वो पता कैसे चलेगा। सबसे पहले पी वाले को देखो क्या कह रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर अगर आप संकरण देखोगे, देखो क्या हो जाएगा, इसको ओपन चेन बना लो पूरा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक, डबल बॉन्ड C और यहाँ पर एक H, ये H, ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए sp3, इसके लिए क्या हो जाएगा sp2 इस वाले कार्बन पर, ठीक, इस वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा sp2, यानी कि इसमें कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, sp नहीं है, तो यहाँ पर sp वाला ही राइट होगा, यानी कि p का थर्ड देखो किस में है, p का थर्ड होना चाहिए हमारा आंसर, है ना। तो p का थर्ड एक तो सेकंड ऑप्शन में है और एक थर्ड ऑप्शन में है, बाकी ये हटा देते हैं। अब देखो हमें उसी तरह मैच करना है, सेकंड वाले को इसी तरह मैच करो, सेकंड वाले का स्ट्रक्चर बनाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर ये H, ठीक है, डबल बॉन्ड C या सिंगल बॉन्ड फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके लिए देखो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा sp2, ठीक है, इसके लिए sp2 हो गया, इसके लिए क्या हो गया sp2 हो गया, इसके लिए क्या हो गया sp हो गया। यहाँ पर कौन नहीं है, sp3 नहीं है यहाँ पर, तो q वाले के लिए sp3 यानी कि 2, ठीक, q का 2, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, पहले का तीसरा q का 2, तो यहाँ से हमारा आंसर ही मिल गया हमें, तो ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये दोनों मैच कर रहे हैं, फिर आगे ये भी मैच कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग लास्ट वाला मैच कर लें, यानी कि ये मैच कर लें। तो यहाँ पर जब इसे मैच करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से, ठीक। तो यहाँ देखोगे 1 2 3, यहाँ पर कितना हो गया sp2, ठीक, यहाँ पर भी sp2 बनेगा। तो यहाँ पर कौन नहीं है, यहाँ पर तो दोनों ही नहीं है, sp3 भी नहीं है और sp भी नहीं है, तो sp3 और sp दोनों, तो s का 1 किस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुद्धोष्म स्थिति में एक आदर्श गैस के मुक्त प्रसार के लिए निम्नलिखित में से विकल्प चुनना है, कौन सा सही होगा, ठीक है।
रुद्धोष्म प्रक्रम की बात हो रही है। अच्छा देखो, मुक्त विस्तार की बात हो रही है, तो यानी कि P Ex इक्वल्स टू 0। ठीक, अगर ये 0 है तो ये फॉर्मूला सभी को याद है। ठीक, फॉर्मूला पता ही है सबको, डेल्टा V। तो यहाँ से W क्या हो गया, W भी 0 हो गया। जब इसको आप 0 रखोगे तो ये भी 0 हो गया। अच्छा, अब W 0 हो गया, एक यहाँ कंडीशन लगी है रुद्धोष्म स्थिति। रुद्धोष्म स्थिति का मतलब होता है हीट का कोई भी जो ऊष्मा होती है उसका ना तो आदान होता है ना प्रदान होता है, तो यानी कि ये भी 0 हो गया। अब ऊष्मा गतिकी के नियम से अगर चलोगे तो ऊष्मा गतिकी के नियम से अगर आप देखोगे तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो डेल्टा U यानी कि आंतरिक ऊर्जा भी 0 हो गई। आंतरिक ऊर्जा स्थिर है तो टेम्परेचर भी स्थिर होगा, यानी कि डेल्टा T भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि तीनों चीजें 0 हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि 58 नंबर का 58 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो फिर से मिलान वाला ही क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। फर्स्ट जो है स्पीसीज यानी कि प्रजातियां बता रही है और सेकंड वाली विशेषता बता रही है। तो यहाँ पर आपको बताना है SF2 अष्टफलकीय होगा, वर्गाकार होगा, पिरामिडीय या sp3d संकरण रख रहा होगा या फिर समतलीय अणु होगा, यह आपको बताना है। तो SF2 का अगर आप यहाँ पर संकरण देखेंगे SF2 का, तो क्या होगा, SF2 का संकरण यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर 2 लोन पेयर हो जाते हैं इसके पास, तो यानी कि 4 sp3 होगा। ठीक, sp3 होगा यहाँ पर, और इसका शेप क्या होता है, समतलीय अणु होता है। ठीक है, तो यहाँ पर sp3 इसका संकरण हो जाएगा। तो फर्स्ट का यानी कि P का क्या हो जाएगा, यहाँ पर P का फोर्थ 2 चीजों में है, यानी कि ये दोनों ऑप्शंस कट। अब देखो Q का थर्ड या सेकंड में से होना चाहिए। Q का SF4 की अगर बात करोगे तो इसका जो संकरण होता है SF4 की अगर आप बात करोगे, ये है ना SF4, यहाँ पर जो संकरण होता है sp3d होता है। ठीक है, sp3d संकरण तो इसका है, यानी कि Q का थर्ड। तो Q का थर्ड ये बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। R का चेक करना है तो R का भी देख लो। SF6 का आपको पता है, SF6 जो होता है वो अष्टफलकीय होता है ना। SF6 क्या होता है, इसका संकरण जो होता है वो होता है sp3d2, और इनके लिए जो शेप होता है, जो आकार होता है वो अष्टफलकीय होता है ना sp3d2 के लिए। तो यहाँ पर इसके लिए तो डायरेक्ट अष्टफलकीय, तो आपको अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि S का फर्स्ट ठीक, और Q का थर्ड है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। डन, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 59 नंबर के क्वेश्चन के लिए आगे बढ़े। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर जल में NaCl की विलयता लगभग 6 मोल प्रति लीटर है। ठीक है, अब कल्पना करो कि आपने 1 लीटर जल में 1 मोल NaCl मिला दिया है, तो यहाँ पर NaCl के लिए जो रिएक्शन बन रही होगी, एक लवण का विलीन बन रहा होगा। अब वहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि उनकी जो गिब्स ऊर्जा है और एंट्रोपी के मान क्या होंगे। ठीक है, जो एंट्रोपी है और गिब्स ऊर्जा के मान क्या होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में एक चीज़, तो क्या पाई जा रही है इस क्वेश्चन में, जब आप देखोगे तो सबसे पहले जब आपने डाइल्यूशन बढ़ा दी यानी कि तनु कर दिया विलयन को, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में हो जाएगा, तो अस्थिरता बनी रहेगी। यानी कि जितना रेंडमनेस होगी, रेंडमनेस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी, तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी, एंट्रोपी क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। एंट्रोपी 0 से तो बड़ी होगी, तो एंट्रोपी 0 से बड़ी किस में है, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में है, तो ये दोनों तो कट हो गए। अब गिब्स ऊर्जा की अगर हम बात करें तो गिब्स ऊर्जा ये प्रक्रम कैसा है, स्वतः प्रावर्तिता है, तो स्वतः प्रावर्तिता प्रक्रम के लिए गिब्स ऊर्जा क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो निगेटिव किस में होगी, यानी कि G जिसमें छोटा होगा 0 से, तो यही है ऑप्शन नंबर 2। बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितनी अस्थिरता होती है, देखो जितनी अस्थिरता होगी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। ठीक,
क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो सब लोग। 60 नंबर का क्वेश्चन में दो कथन दे रखे हैं, ठीक है, दो कथन यहाँ पर दे रखे हैं और बोला क्या जा रहा है, आयतनीय विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक मानक के लिए K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को Na2Cr2O7 यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट से प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि उसको यूज किया जाता है, इसको नहीं। कहाँ पर? आयतनीय विश्लेषणों में। ठीक, अब रीजन भी बताया जा रहा है इसका, क्यों? यहाँ पर बोला जा रहा है सोडियम यौगिक हाइड्रोस्कोपिक, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक है जबकि K नहीं है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो जल को अब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को, जो नमी को अब्जॉर्ब करता है ना, तो हाइग्रोस्कोपिक यानी कि जल को अवशोषित कर लेता है। ठीक, अब बताओ, जब ये जल को अवशोषित कर लेगा तो क्या इसका रियल वेट पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए K2Cr2O7 को प्राथमिकता दी जाती है, ना कि सोडियम डाइक्रोमेट को। ठीक है, इसीलिए सोडियम का जो ये यौगिक है इसको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। क्लियर? तो यानी कि ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही सही है ना। जो हाइग्रोस्कोपिक होता है वो क्या करता है, एयर से जितनी भी नमी होती है, हवा से जितनी भी नमी होती है उसको खींच लेता है ना, जिस वजह से ये यहाँ पर इसको प्राथमिकता नहीं दी जाती आयतनीय विश्लेषणों में। क्लियर है इतना? अब देखो, इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो कथन कौन सा, ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो कथन एक सत्य है, दो भी सत्य है, और कथन दो एक कथन के लिए सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, जिसे एक्चुअल तो आयतन पता ही नहीं चल पाएगा क्योंकि मॉइस्चर भी आ रहा होगा उसमें, है ना, इसीलिए वेट की जो रीडिंग हो पाएगी वो गलत हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 61, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, अभिक्रिया A + C, A + B, C + D, ठीक है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, यहाँ उत्पाद और ये अभिकारक है, के लिए Kc का मान 9 दे रखा है। यदि A तथा B प्रत्येक के एक मोल को आयतन में, ठीक है, बिना परिवर्तन के मिश्रित किया जाए तो बनने वाले C के मोलों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले अभिक्रिया देखो, अभिक्रिया क्या कह रही है यहाँ पर। सबसे पहले प्रत्येक के मोल कितने दे रखे हैं? 1-1, ठीक है, यहाँ पर अभी कुछ नहीं बना है, 0। अब यहाँ पर जब अभिक्रिया हुई कुछ समय बाद ये इस तरह से आ जाएगा। अब आप सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, C और यहाँ पर ये D हो जाएगा अपॉन में A और B, ठीक है। अब इसमें जस्ट मान पुट कर दो, देखो इसका x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक, अपॉन में 1 - x और 1 - x, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा x² अपॉन 1 - x², ये निकल कर आएगा, ठीक। इक्वल टू में यहाँ पर Kc का मान ऑलरेडी दे रखा है ना, कितना दे रखा है Kc का मान? 9, तो यहाँ पर इक्वल टू में 9 आ गया। अब जिसे आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना तो यहाँ पर मान आ जाएगा x अपॉन 1 - x, क्या आ जाएगा? 1x अपॉन 1 - x इज इक्वल्स टू 3। इसे और सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 - 3x, ठीक है। अब देखो और सॉल्व करोगे फर्दर तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.75। जब इसे हल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.75, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू आएगी 3/4, ठीक है। अब 3/4 जब ये आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये क्या हो गया, ये इधर जाएगा या ये इधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो -3x - x 4x हो गया, ठीक है, ये 4x और यहाँ पर x की वैल्यू तो 3/4, 0.75 आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो, तो ऑप्शन क्या कह रहा है? 2, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। बाकी के आंसर्स यानी कि बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए? गलत हो गए, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 कथन दे रखे हैं और कथन बताया है
पहला कथन कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में परमैंगनेट अनुमापन असंतोषजनक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर है, ठीक है, उसकी उपस्थिति है, तो परमैंगनेट का जो अनुमापन करते हैं, जो परमैंगनेट है उसका अनुमापन जो करते हैं, तो वो कैसा होता है, अनसेटिस्फाइड होता है, ठीक है, अनसेटिस्फाइड होता है। कथन 2 इसी को प्रूव करते हुए कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल MnO4- द्वारा क्लोरीन में ऑक्सीकृत होता है, यानी कि ये दोनों सही है या नहीं। तो अगर हम कथन की बात करें तो कथन भी सही है और कथन 2 भी सही है, ठीक है, यानी कि कथन 1, 2 का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। रिएक्शन अगर लिखोगे तो यहाँ पर आप KMnO4 की रिएक्शन करवाओगे, किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा KCl, ठीक है, सबसे पहले तो MnCl2, ठीक है, और क्या बनना चाहिए, क्लोरीन गैस निकलेगी, ठीक है, और वाटर के मॉलिक्यूल कुछ, यानी कि जल के अणु मिलेंगे, ठीक। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, यानी कि हमें इस रिएक्शन का मतलब ये है कि भाई क्लोरीन गैस यहाँ पर निकल रही है। कैसे, जो MnO4 है ना, ये जो MnO4 है ये क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल MnO4 द्वारा क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पर यही मतलब था इस रिएक्शन को दिखाने का कि क्लोरीन गैस कहीं ना कहीं बने रही है, क्लियर। तो कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, और कथन 1 जो है 2 जो है वो कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन गलत होगा। क्लियर यहाँ तक की चीज़ें, यानी कि 62 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 63 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। 63 क्वेश्चन जिसमें अभिक्रिया दे रखी हैं, 2 अभिक्रियाएं दे रखी हैं, पहली अभिक्रिया और यहाँ पर ये दूसरी अभिक्रिया दे रखी है। बोला गया है सही तथ्य का चयन कीजिए। अब देखो Kp और Kc के मान की बात हुई है, तो Kp और Kc के बीच में क्या संबंध होता है, Kp = Kc, ठीक है, और RT की पावर डेल्टा n है ना, RT की पावर डेल्टा n, ठीक। डेल्टा n की वैल्यू आप अभिक्रियाओं से यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है, यहाँ से अगर आप निकाल लोगे तो डेल्टा n की वैल्यूज़ आपको पता चल जाएंगी। जब आपको डेल्टा n की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर Kp और Kc भी आपको पता लग जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखेंगे ना, तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट होगा आपका वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए Kp का मान अधिक होगा Kc से, और सेकेंड वाले के लिए Kp का मान कम होगा Kc से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो डेल्टा n की वैल्यू कैसे निकालोगे, इससे और यहाँ पर 1 है, इसे जोड़कर इसमें से माइनस कर दोगे तो यहाँ पर डेल्टा n कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3, ठीक है, प्लस का, और इसके लिए सेम उसके लिए माइनस का आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से इस तरह से आप निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन है, यानी कि सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है, जिसमें हमें मिलान करना है। सूची 1 क्या कह रही है, डी ब्लॉक तत्वों के ऑक्साइड दे रखे हैं। ये सारे ऑक्साइड जो हैं वो डी ब्लॉक के तत्वों के हैं। अब यहाँ पर इनकी विशेषताएं बताई गई हैं कि ये जो ऑक्साइड्स हैं, क्षारीय हैं, अम्लीय हैं, उदासीन हैं, परऑक्साइड हैं, उभयधर्मी कैसे हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो V2O5 होता है वो एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। कैसा होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ से P का फोर्थ कहाँ पर है, आपको एक ही ऑप्शन में आंसर मिल गया, यानी कि बाकी की चीज़ें मैच करने की आपको ज़रूरत ही नहीं हुई, ठीक है। तो दूसरे का अगर देखेंगे तो ये अम्लीय ऑक्साइड होता है। ये कैसा होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। तो इस तरह से Q का भी आंसर 2 यहाँ पर मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन
65 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, मोनो बेसिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक दे रखा है। ठीक है, मान लो ए बी सी डी जो है वो मोनो बेसिक अम्ल का यहाँ पर अम्ल है और इनके वियोजन स्थिरांक क्या दे रखे हैं, 6 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁵, ये रिस्पेक्टिवली ए बी सी और इसी तरह डी के हैं। ठीक है, इनके 0.1 मोलर जलीय विलयन के पीएच के मान का क्रम क्या होगा ये बताना है। अच्छा, अब देखो ये जो आपने फॉर्मूला एक पढ़ रखा है, अगर Ka ज़्यादा होता है तो उतना ही हमारा H+ ज़्यादा होता है ना। अगर H+ ज़्यादा है तो pH की वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट अगर मान देखोगे ट्रिक से, तो आपको पता चल जाएगा जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा अगर आप पता करोगे तो क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। तो pH का क्रम किसका होगा ज़्यादा, इसका। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया सभी को। अब अच्छा देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फिर 1 करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया, क्लियर। चलो, जितना H+ आयन ज़्यादा होता है pH की वैल्यू उतनी कम होती जाती है ना, उतनी कम होती जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, यानी कि एक जटिल आयन दे रखा है, यहाँ पर एक जटिल यौगिक है। इसके लिए गलत मिलान का चयन करें, यानी कि इनमें से कोई 3 सही है और एक जो है वो गलत है। तो यहाँ पर CFSE की वैल्यू सबके लिए दे रखी है, देख लो किसके लिए गलत है। फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है फॉर्मूला CFSE का, फॉर्मूला क्या होगा 0.4, ठीक है, माइनस का 0.4 और बगल में क्या आ जाएगा T2G, ठीक है, N-T2G, ठीक है, और प्लस लगेगा, फिर क्या लग जाएगा प्लस, उसके बाद 0.6 N-EG, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है। तो आप अगर सबका एक एक करके देखोगे यहाँ पर NEG और डेल्टा नॉट लास्ट में, ठीक है, ये फॉर्मूले से ही ये मान निकाले गए हैं, जितने भी ये मान निकाले गए हैं इन्हीं फॉर्मूले से निकाले गए हैं। तो अब आप अगर देखोगे तो इसका राइट आंसर जो है वो ये होगा। चलो इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, कैसे, सीधे आप मान रख दो यहाँ पर 0.4 और यहाँ पर जो मान रखोगे NT2G का क्या आ जाएगा, इसके लिए 6 और उसके लिए 2, ठीक। तो यहाँ पर दोनों मान पुटअप करो, 6 और 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पर पुट करो प्लस 0.6 इंटू 2 यहाँ पुट करो, डेल्टा N नॉट ऐसे ही, डेल्टा नॉट ऐसे ही रहेगा। जब आप इसे हल करोगे तो यहाँ पर जो मान आएगा ना वो कुछ 1 पॉइंट डेल्टा नॉट, ये मान आना चाहिए, ठीक है। निकेल आयन के लिए मान CFSE का क्या आना चाहिए, माइनस का 1.2 नॉट, ठीक है, क्लियर, ये आना चाहिए आंसर। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 1.6 डेल्टा, तो यहाँ पर ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। बाकी के मान अगर आप देखोगे ना, सारे पुट करके देख लो इस फॉर्मूले में, सबके सेम आ रहे होंगे, पर इसके लिए सेम नहीं आ रहा होगा, इसके लिए 1.6 है, लेकिन आंसर होना चाहिए 1.2, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि बोला क्या गया था, गलत मिलान बताना है, बाकी सारे सही हैं लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो गए। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 67 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर MnO4 में जब पुट करोगे, इसकी x मान ली, इसकी -2, कैसे निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, देखो यहाँ पर 4 और ये कितना हो गया -2 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। अच्छा अब इसे सॉल्व करोगे, x प्लस माइनस -8 इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये इधर गया, प्लस का 7 आ गया, तो इसकी तो नहीं है, ठीक, तो ये गलत हो गया। इसी तरह इनकी फाइंड आउट करोगे, नहीं आएगा। जब आप इसकी निकाल रहे होगे, 4th वाले की, क्या है CrO2 Cl2, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर इसकी अगर आप x मानोगे, ठीक है, अगर आप इसकी क्या मानोगे, यहाँ पर x मानोगे और सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे, इसकी -2 इसकी -1 रख कर देखो, देखो x प्लस 2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1, ठीक, यही बनेगा इज इक्वल्स टू 0।
अब सॉल्व करोगे इसे तो क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस -4 -2 कितनी आ गई, -6। तो क्या ये x इक्वल्स टू +6 आ गया, यानी कि क्रोमियम की यहाँ पर +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि यही हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया सभी को, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है, चलो सिंपली यहाँ पर क्या करना था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूचियां दे रखी 1 और 2 का मिलान करना है। यहाँ पर सूची 1 जटिल आयनों को प्रदर्शित कर रही है और सूची 2 जो है वो केंद्रीय धातु के लिए संकरण में शामिल ऑर्बिटल के बारे में बता रही है। यानी कि ये जो जटिल आयन दे रखे हैं इनमें जो संकरण हुआ है ना, जो केंद्रीय धातु के जो संकरण है उनमें ये ऑर्बिटल शामिल है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा संकरण है। ठीक है, यानी कि इसके केंद्रीय धातु में कौन से संकरण वाले ऑर्बिटल शामिल हैं। ठीक, इसी तरह से इसका बताना है। तो फर्स्ट वाले की अगर बात करोगे, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 4th होगा। इसमें कोई d ऑर्बिटल नहीं होता है, इस वाले आयन में कोई d ऑर्बिटल नहीं होता है। फर्स्ट के 4th के लिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर Q चेक करोगे, Q वाला अगर चेक करोगे इसके लिए, तो यहाँ पर सेकंड वाला यहाँ पर देखोगे तो इसके लिए चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए चेक करो सेकंड वाले के लिए तो क्या होगा, यहाँ पर सेकंड के लिए दूसरा हो जाएगा, यानी कि ये 2 d ऑर्बिटल होंगे, एक z2 एक x² माइनस y²। ठीक है, क्लियर। तो Q के लिए 2 हो जाएगा, Q के लिए 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट है। जब आप इसका स्ट्रक्चर बना रहे होगे ना तो इसमें d ऑर्बिटल कोई भी नहीं होगा। ठीक, अब इसका जब बना रहे होगे जब आप, तब यहाँ पर कोई भी, अगर आप देखोगे 2 d ऑर्बिटल आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह इसका आंसर पता चल गया, Q का 2। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। 69 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर एक जटिल यौगिक दे रखा है। ठीक है, संकर यौगिक जिसे हम कह सकते हैं। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो O2 होगा। किस टाइप का होगा O2। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऑक्सीकरण संख्या निकालो भाई। देखो कैसे निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, और यहाँ पर Cl2 होगा। ठीक है, ये अधूरा है। ठीक है, ये Cl2 होगा। इतना क्लियर है सभी को, यहाँ पर Cl2 होगा। आप बताओ, देखो इनकी और इनकी तो कोई भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये कैसे हैं, उदासीन लिगेंड है, ये उदासीन लिगेंड। ठीक है, क्लियर। इन दोनों की कुछ नहीं होगी, तो यहाँ पर इसकी x मान लेते हैं। ठीक है, इसकी x मान ली प्लस, और अच्छा यहाँ पर O2 की हमें पता करनी है, क्रोमियम की तो दे रखी है ना, क्रोमियम की तो ऑलरेडी दे रखी है, तो हमें x क्यों मानना है, +3 दे रखी है। ठीक, +3 +2, इसकी हमें पता करनी है, इसकी x मान ली, प्लस 4 × 0 हो जाएगी ना, 4 × 0, इसकी क्या हो जाएगी +0, इसकी क्या हो जाएगी 2 × -1 = 0। ठीक, अब इसे सॉल्व कर, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इसमें 2 कथन दे रखे हैं। कथन एक क्या कह रहा है, ये वाला जो यौगिक है संकर यौगिक, ये प्रतिचुंबकीय है, लेकिन ये जो दूसरा यौगिक दे रखा है ये अनुचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और अनुचुंबकीय का मतलब क्या होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि कथन एक यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे पेयर्ड होंगे, प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक की चीजें। ठीक, अच्छा अब दूसरा कथन क्या कह रहा है ये भी देख लो भाई। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें जो संकरण है वो D2sp3 है, लेकिन सेकंड वाले में जो संकरण है sp3d2 है।
तो ये गलत है। संकरण की इसमें जो मान दे रखे हैं वो क्या है, गलत दे रखे हैं, यानी कि ये फर्स्ट वाला सही है, सेकंड गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कथन 1 तो सत्य है लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक, क्या कह रहा है, कथन 2 गलत है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, यानी कि ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी इलेक्ट्रोड से निर्मित एक सेल के लिए इलेक्ट्रोड ए यहाँ पर क्रोमेट है, ठीक है, जिसमें क्रोमियम 3+, ये E0 रिडक्शन क्या हो रहा है, प्लस का 1.33 वोल्ट। इलेक्ट्रोड बी के लिए यहाँ पर आयरन देखोगे Fe3+ से 2+ में, इसका E0 रिडक्शन कितना दे रखा है, 0.77 वोल्ट। अब पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही होगा ये बताना है। तो यहाँ पर आप देखो उच्चतम अपचयन विभव किसका है, ठीक है, ए वाले का, यानी कि वो क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो अगर हम यहाँ पर ए को लिखेंगे तो ए क्या है, कैथोड हो गया, ठीक है, और बी क्या होगा, इस तरह से एनोड हो जाएगा। ठीक, बी क्या हो गया, एनोड हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो फर्स्ट वाला जो हमारा कथन है वो क्या कह रहा है, जब संयोजन किया गया, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बी से ए की तरफ हो रहा है। बिल्कुल सही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है, तो ये वाला तो सही है। ठीक, सेकंड कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल 0.56 वोल्ट होगा। तो देख लेते हैं 1.33 माइनस 0. कितना है ये 77, माइनस करो आपको मिलेगा 0.56 वोल्ट, यानी कि सेकंड वाला कथन भी सही है। अब थर्ड क्या बोल रहा है, ए धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, ए क्या बोल रहा है, धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा। ए क्या है, कैथोड है। ठीक, जहां पर इलेक्ट्रॉन बी से ए जा रहा है, यानी कि ये धनात्मक है, ये क्या है, धनात्मक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट होगा, यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा सभी। ठीक है, सभी। क्लियर, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो ठीक है, क्लियर है, इतना यहाँ तक का समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरीन गैस, यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। ठीक है, क्लोरीन गैस के लिए यहाँ पर बोला गया है जब NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड में प्रवाहित किया जाता है इसका जलीय विलयन, तो क्लोरीन गैस ये क्या करता है, आयोडीन को उत्पन्न करता है। चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन। सोडियम आयोडाइड के साथ जब हम क्लोरीन गैस मिक्स करते हैं तो यहाँ पर हमें NaCl प्राप्त होता है प्लस आयोडीन, तो बिल्कुल सही है, आयोडीन मिल रहा है यहाँ पर। ठीक, रिएक्शन बैलेंस हो गई, इस तरह से इसे बैलेंस कर लो। ठीक है, तो यानी कि ये सही है कथन पहला वाला क्या है, सही है। कथन 2 क्या कह रहा है, जब I2 को NaCl के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं, I2 को यानी कि आयोडीन को NaCl के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन का उत्पादन ये नहीं करता है। बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो कैसे, यहाँ पर अगर हम आयोडीन की बात करें तो ये जो हैलोजन है ये कम अभिक्रियाशील होता है, कम अभिक्रियाशील। ठीक, बाकी हैलोजेंस के मुकाबले, ठीक है, बाकी हैलोजेंस के मुकाबले ये कम क्रियाशील है, तो जाहिर सी बात है ये इसको विस्थापित ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, क्लोरीन का उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, क्लोरीन का उत्पादन नहीं होगा, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। लेकिन ये कथन, इस कथन का स्पष्टीकरण बिल्कुल भी नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर होगा, कथन 1 सत्य है, कथन 2 भी सत्य है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं ना, स्पष्टीकरण थोड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, सही स्पष्टीकरण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा। बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, 73 क्वेश्चन की तरफ। 73 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 73 क्वेश्चन, दिए गए अर्ध सेल प्लैटिनम H2 एक एटमॉस्फेरिक pH मान 2 के लिए सेल विभव क्या है। तो pH का मान आपको दे रखा है ऑलरेडी 2। pH का फॉर्मूला क्या होता है, -log H+। क्या होता है, -log H+। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये माइनस हटेगा,
लॉग 1/H+ हो गया, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। pH की वैल्यू आपको दे रखी 2, तो यहाँ पर log 1/H+ का मान क्या आ गया, 2 आ गया। समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये काम आएगा अभी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस क्या होता है 0.0591 अपॉन क्या हो जाएगा n, ठीक है, log H+ और अपॉन में क्या आ जाएगा, log H+ के बाद अपॉन में यहाँ पर H2/H+, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा H2/H+। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर इसकी पावर 1/2 आधे की बात। तो यहाँ पर फॉर्मूला रखो, डायरेक्ट ई सेल का मान कितना दे रखा है, ई सेल यहाँ पर क्या आ जाएगा, मान 0 हो जाएगा इसके लिए, माइनस अब मान रखो n के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, n के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0.0591/1, ठीक। log की अगर वैल्यू देखो, अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू देखोगे तो हमने क्या निकाली थी, ये 1/H+ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1/H+, ठीक। ये वैल्यू 1 हो गई, ठीक। तो यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस का 0.591 और इनटू में इसकी वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से निकली, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर ये 2 रख दो, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 2 18, ठीक है, 1 आया तो 5 10 11, तो यहाँ पर 0.1182 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0.1182। देखो ऑप्शंस कहाँ हैं हमारे, फर्स्ट में 0.0591 बोल रहा है, सेकेंड नहीं, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 0.112 वोल्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ गया, क्लियर। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, इसे नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। देखो 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कथन दे रखे हैं। कथन 1 कह रहा है हीरा अत्यंत कठोर एवं अवाष्पशील पदार्थ है, बिल्कुल सही। हीरा जो होता है वो बहुत ही कठोर होता है, ठीक। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें जो कार्बन परमाणु होते हैं ना, वो प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, बहुत ही कठोर और अवाष्पशील पदार्थ होता है। सेकंड कह रहा है हीरे में मजबूत कार्बन कार्बन बंध पूरे क्रिस्टल में मौजूद है, ये भी सही कह रहा है, यानी कि ये इसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये कठोर क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बंध है और प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है और दोनों कथन सत्य भी है। तो पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कथन 1 सत्य है, कथन 2 भी सत्य है, कथन 2 कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, लास्ट क्वेश्चन 75, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसे करते हैं फटाफट। क्या कह रहा है, देखिए किसी परमाणु के लिए n बराबर 3 से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, यानी कि n का जो मान है वो 3 है, को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है 9.69 इंटू 10⁻19 जूल दे रखी है, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या होगी, ये बताना है, उसकी ऊर्जा क्या होगी, प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा क्या होगी। तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, बताओ भाई, फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा है। n ऑर्बिटल के लिए निकालोगे तो En हो जाएगा, ठीक, n ऑर्बिटल के लिए करना है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 21.8 है ना, इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻−19 अपॉन ये z² n², यही तो होता है फॉर्मूला जूल में, ठीक। क्या करना है अब आपको पता है, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए रख दो, ठीक। और इसी तरह प्रथम उत्तेजित अवस्था का निकालना है आपको, तो n बराबर 2 रख दो। तो आप एक बार n बराबर 3 रखोगे यहाँ E3, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रखो मान, -21.8 गुणे 10⁻−19 अपॉन n², इसके लिए क्या हो जाएगा 9 बन जाएगा ना, ये 3 है तो 3 का वर्ग 9, और z इसके लिए 1 माना गया है, ठीक है। तो ये
एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर मान आएगा -21.8 गुणे 10 की घात -19/9। ये क्या आ गया आपका E3 आ गया, ठीक है, ये E3 आ गया। अब E2 के लिए प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए देखोगे, कैसे निकालोगे, n बराबर जस्ट 2 रख दो। जब आप n बराबर 2 रखोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली E2 का मान अगर लिख दें तो आएगा -21.8 गुणे 10 की घात -19/4, ये आएगा, ठीक है। क्या आएगा, यही आएगा, सेम चीज़ है। अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है, E3/E2 कर देना है। जब आप E3/E2 कर रहे होगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 9/4। क्या बचेगा, 9/4। आपको चाहिए किसके लिए ऊर्जा, E2 के लिए। तो यहाँ पर E2 को यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 इंटू E3 क्या दे रखा है, E3 की वैल्यू यहाँ पर ऊर्जा दे रखी है इतनी, तो 9.69 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में 4, यही आ जाएगी ऊर्जा। ठीक, क्लियर है, माइनस में, ठीक है, ये किस में आ जाएगी, माइनस में, ये माइनस चलता चला आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, -9 इंटू 9.69 इंटू 10⁻⁻19/4। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखो, फर्स्ट ऑप्शन सही तो है बट अपॉन में 4 नहीं है, तो गलत। सेकंड वाला पूरी तरह से सही होगा, जूल, ठीक है, आगे जूल लिख देना यहाँ पर, क्योंकि ऊर्जा यहाँ पर जूल में दे रखी है ना, ठीक है। समझ में आया ये सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, अच्छे से ये सेशन समझ में आया। यानी कि ये जो डिस्कशन हम लोग ने किए हैं 51 से 75 तक के क्वेश्चन आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया है। चलो अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके बाद के जो क्वेश्चन यानी कि 76 से 100 तक के क्वेश्चन आपको सर करवाने वाले हैं। तो अभी किसी को कहीं जाना नहीं है, सर अभी आकर 76 से 100 तक के क्वेश्चन का पेपर डिस्कशन कराएंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को ये पेपर डिस्कशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं FST 05 का, जिसमें हिंदी में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए 51 to 75 क्वेश्चन शिल्पा मैम ने किया है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग 76 से 100 क्वेश्चन तक, ठीक है ना। देखिए 76 में क्या दिया हुआ आपका है, सूची फर्स्ट में कुछ अभिकर्मक हैं जिसका उपयोग सूची सेकेंड में आयनों की पहचान करने के लिए किया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाएं और अपने उत्तर के लिए सही कोड चुनें। तो सूची फर्स्ट ये दिया हुआ है और सूची सेकेंड ये दिया हुआ है, कोड आपका ये दिया हुआ है। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका किसका है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री से बात करें हम लोग यहाँ पे, तो कैसे कैसे किसके लिए क्या पहचानने के लिए, जैसे अभिकर्मक कोई दिया हुआ हो उसको पहचानने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ आपका है, देखिए सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की बात करेंगे तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड किसके लिए होता है आपका, सल्फाइड आयन के लिए। किसके लिए होता है आपका, S-2, किसके लिए होता है आपका, S-2 सल्फाइड आयन की बात करेंगे। टॉलेंस रिएजेंट की बात करते हैं तो टॉलेंस रिएजेंट किसके लिए होता है, एसिड एल्डिहाइड के लिए हो जाएगा। और यहाँ दिया हुआ नेस्लर रिएजेंट की बात करेंगे तो नेस्लर रिएजेंट में क्या क्या होता है आपका, देखिए अमोनियम आयन क्या होता है आपका, NH4+। और फेरस सल्फेट का जलीय विलयन की बात करेंगे हम लोग, फेरस सल्फेट के जलीय विलयन की बात करेंगे तो किसके लिए होगा आपका, नाइट्रेट आयन के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे बात किया जाए 76 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। देखिए फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का थर्ड और आर का क्या हो जाएगा आपका फोर्थ, एंड यस का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 76 का आंसर क्या हुआ आपका, फर्स्ट। आइए बात करते हैं हम लोग है 77। तो 77 देखिए क्या दिया हुआ है, हीलियम प्लस धनायन के लिए प्रथम द्वितीय तथा तृतीय बोहर कक्षक बोलेंगे, बोहर कक्षकों की ऊर्जा E1 E2 E3 हो तो क्या बोलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ बात करते हैं H आयन, हमेशा याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी किसके लिए होता है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए होता है। इसका मतलब क्या, He+ की बात किया गया है तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए है। और एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 13.6
इनटू क्या होता है आपका जेड स्क्वायर अपन क्या होता है एन स्क्वायर। क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर अपन क्या होता है एन स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जिसकी जेड की वैल्यू जितना ज्यादा होती है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। यहाँ बोल दें क्या जिसकी जेड की वैल्यू जितना ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है सबके लिए देखो दिया हुआ है क्या He प्लस यान की दिया हुआ है। इसका मतलब क्या बोलेंगे हाइड्रोजन आयन इस चीज की बात करेंगे। और इसमें हम लोग बात करेंगे तो किसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे किसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी थर्ड सेकेंड फर्स्ट में किसका ज्यादा हो जाएगा आपका थर्ड का। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा आपका जेड स्क्वायर। और जब जेड स्क्वायर की बात करेंगे तो जिसका जेड की वैल्यू जितना ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 78 की। देखिए क्या दिया हो 78 में बात करें हम लोग तो दर नियम द्वारा BrO3 माइनस तथा Br माइनस के मध्य अभिक्रिया की दर दी गई है। ये दिए हुए अभिक्रिया की दर पूछ रहा है जो दर्शाता है संपूर्ण अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 4 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया की दर अम्ल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। पीएच में परिवर्तन से अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं होगी। H आयनों की सांद्रता दुगुनी करने पर दर 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि किसके लिए दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग बात करें क्या DBrO3 माइनस आप dt की बात करेंगे तो KBrO3 प्लस BrO3 माइनस प्लस Br माइनस क्या दिया हुआ है और बड़े ब्रैकेट इस ब्रैकेट में क्या हुआ दिया हुआ आपका H प्लस आयन। इसका मतलब H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन क्या है दुगुना है। अब क्वेश्चन ये दिया है क्या दर्शा रहा है, तो देखिए यहाँ पे दिया H प्लस आयनों की सांद्रता दुगुनी करने पर क्या होगा दर 4 गुना। तो क्या है दुगुना है तो H प्लस आयन की सांद्रता दुगुनी करने पर दर कितने गुना हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग H प्लस आयनों की सांद्रता दुगुनी करने पर दर कितना हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। हम इसका फार्मूला भी हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं दर इज इक्वल टू लिखते हैं दर इज इक्वल टू क्या होता है के ए की क्या करेंगे ए का कंसेंट्रेशन x और बी की कंसेंट्रेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y। यही सब लोग सॉल्व करते हैं हम लोग हैं कि अगर पूछा गया है H प्लस आयनों की सांद्रता को दोगुनी किया जाए तो दर कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 79 क्वेश्चन की बात किया जाए। देखिए ये भी क्या है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन की है। सूची फर्स्ट में धनायनों के समूह क्रमांक शामिल है और सूची सेकंड में संबंधित समूह के लिए अभिकर्मक शामिल है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और अपने उत्तर के लिए सही कोड चुनें। सूची फर्स्ट ये दिया हुआ है और सूची सेकंड ये दिया हुआ है, तो आप बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। देखिए ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का है। ग्रुप थर्ड दिया हुआ है, ग्रुप सेकेंड ग्रुप दिया हुआ है, थर्ड ग्रुप दिया हुआ है, फोर्थ ग्रुप दिया हुआ है, फिफ्थ ग्रुप दिया हुआ है। तो पूछ रहा है किसके लिए होगा, बताइए जल्दी से। देखिए ग्रुप सेकेंड की बात करें एनालिटिकल केमिस्ट्री में तो किसको किसको मिला के बनाते हैं। ग्रुप सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ग्रुप सेकेंड में यहाँ पे होता क्या आपका है बोलते हैं क्या क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करेंगे ग्रुप सेकेंड से सुमेलित होता है। किससे होगा आपका ग्रुप सेकेंड के धनायनों की लिखा हुआ है धनायनों के समूह क्रमांक शामिल है सूची सेकेंड में संबंधित अभिकर्मक शामिल है उत्तर कहते हैं। तो क्या बोलेंगे सेकेंड समूह की बात करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस क्या होगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड से हो जाएगा। ग्रुप ग्रुप थर्ड की बात करेंगे तो ग्रुप थर्ड की बात करते हैं तो क्या होता है आपका अमोनियम क्लोराइड और क्या होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्या होगा आपका अमोनियम क्लोराइड प्लस क्या होगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ग्रुप फोर्थ की बात करेंगे तो क्या होगा ग्रुप फोर्थ में क्या होता है आपका पता जान दीजिएगा अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या होता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। अमोनियम क्लोराइड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या होगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। तो ग्रुप फोर्थ में क्या हो जाएगा आपका ग्रुप फोर्थ में फोर्थ हो जाएगा ग्रुप समूह में। और फिफ्थ ग्रुप में क्या हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड ही बचा हुआ है अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बोलेंगे अमोनियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे अमोनियम कार्बोनेट। तो क्या होगा आपका फर्स्ट का थर्ड सेकेंड का क्या होगा आपका फर्स्ट सेकेंड का फर्स्ट यही फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन है इसको आपको याद करना है। मतलब ग्रुप सेकेंड की बात करेंगे
तो क्या बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस क्या होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। और ग्रुप थर्ड की बात करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ग्रुप फोर्थ की बात करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या होता है हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। और ग्रुप फिफ्थ की बात करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बोलेंगे हम लोग अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, देखिए 80 क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या लिखा हुआ आपका अभिक्रिया N2 + 3H2 गिब्स क्या दिया है 2NH3 के लिए अभिकारकों के ताप व आंशिक दाब की निश्चित परिस्थितियों में अमोनिया के निर्माण की दर दिया हुआ आपका क्या, देखिए दिया हुआ किलोग्राम पर हार्स है। इन्हीं परिस्थितियों में H2 के रूपांतरण की दर क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना हमको है, यहाँ पे H2 के रूपांतरण की दर याद कर हमको निकालना है। तो पहले इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन आपका यह होगा क्या आपसे, देखिए N2 बात करें यहीं पे N2 + 3H2 N2 प्लस क्या होगा आपका 3H2 गिब्स क्या हो जाएगा आपका 2NH3। ठीक है, अब यहाँ भी बात करें इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करें तो -d अपान क्या होगा आपका dt किसके लिए हो जाएगा आपका N2 के लिए। और इस तरह क्या करें इज इक्वल टू माइनस का 1/3 क्या होगा आपका d अपान dt किसके लिए हो जाएगा आपका H2 के लिए। और यही बात करें हम लोग इज इक्वल टू क्या होगा आपका प्लस में 1/2 क्या होगा आपका d अपान dt किसके लिए हो जाएगा आपका NH3 के लिए। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या दिया किलोग्राम पर हार्स में, तो इसकी पहले क्या हम लोग यूनिट पहले चेंज करेंगे। तो यूनिट किसमें होगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या मोल में होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें इसको हम लोग ग्राम में चेंज कर दें। तो ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या दिया 0.001। तो क्या करें हम लोग 0.001 ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करें सबसे पहले ग्राम में चेंज कर लें। तो क्या होगा आपका 1000 से यहाँ पे क्या कर दें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें हम लोग। अब यहाँ पे क्या होगा आपका 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर इसको मोल में चेंज करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, इसका मोलर मास, किसका मोलर मास, अब क्या करें हम लोग यहीं पे NH3 अमोनिया का मोलर मास पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 17 लिख दें। तो क्या हो जाएगा आपका 1/17 क्या होगा आपका मोल क्या होगा पर हार्स हो जाएगा आपका। ठीक है ना, अब यहाँ पे मोल पर हार्स हो गया। अब क्या पूछा आपसे H2 के रूपांतरण की दर, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। इसका मतलब क्या होगा आपका -d/dt किसके लिए H2 के लिए बात करें हम लोग तो इज इक्वल टू क्या होगा आपका, इसकी वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो 3/2 इंटू क्या होगा आपका DNH3। देखो कितना मोल दिया, कितना दिया आपका 1/, देखो क्या दिया या 1/17 हो जाएगा। और यही बात करें हम लोग तो ये क्या आपका मोल पर हार्स है। और इसकी बात करें हम लोग तो इसकी वैल्यू देखो, इसके 2 मोल की बात करें अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका इंटू 2 कर देंगे। और 2 करने के बाद हम लोग क्या करें, इसको क्या कहते हो यहाँ पे इसकी यूनिट किस में ली जाए किलोग्राम में। तो फिर क्या करेंगे हम लोग 1000 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यही पूछा जाएगा। तो क्या होगी इसकी वैल्यू का, जब इसकी बात करेंगे तो देखो क्या होगा आपका 6/, क्या होगा आपका 34,000 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसकी हम लोग आंसर्स निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 1.76 इंटू क्या होगा आपका 10⁻⁴ किसमें चला जाएगा आपका किलोग्राम क्या होगा आपका पर हार्स हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो आपका देखिए बात करते हैं तो आंसर कौन सा होगा, इसी के वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो 1.76 मीन्स क्या होगा 1.8 और क्या होगा आपका 10⁻⁴ किलोग्राम पर हार्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इधर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 81 की। देखिए दिया हुआ है N2Cn - NO + C2 - 2 आयनों का समूह प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय बोले तो जिसमें क्या होते हैं इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। और जिसमें ऑड नंबर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं अनुचुंबकीय बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है इवन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन है, मतलब देखो यहाँ पे 7 दूना 14, 6 + 7 13 - 1 कितना हो जाएगा आपका 14। यहाँ पे NO+ दिया हुआ है तो 8 + 7 कितना हो जाएगा 15 और +1 दिया है तो 14 हो जाएगा। C2 - 2 दिया है तो सबके लिए कितना होगा आपका 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग क्या बोलेंगे प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। ठीक है ना, देखिए क्या दिया तो इसका मतलब क्या होगा कथन फर्स्ट तो आपका सही हो गया। द्विपरमाणु प्रजातियों जिनमें समान बंध क्रम होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अगर समान बंध क्रम होता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऐसा नहीं है। क्या बोलेंगे हम लोग
क्या बोलेंगे हम लोग, सब ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए क्या होगा, कथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, कथन फर्स्ट क्या है आपका सही है, लेकिन कथन क्या होगा आपका सेकेंड गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इधर क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्या 82 की बात करें। देखिए 82 की बात करें हम लोग, देखिए 82 में क्या दिया हुआ है आपका, अभिक्रिया 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, दोनों अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता को दुगना करने पर दर 8 गुना हो जाती है तथा केवल B की सांद्रता को दुगना करने पर दर दुगनी होती है, तो अभिक्रिया के लिए दर नियम है। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, रेट की बात करेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के ए की पावर क्या होता है, कंसंट्रेशन ए की पावर एक्स, और बी के कंसंट्रेशन की पावर क्या होता है आपका वाई होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा इक्वेशन क्या इसमें दिया हुआ है, दोनों अभिकारों की सांद्रता को दुगना करने पर दर कितना जाता है आपका 8 गुना, इसका मतलब रेट 8 गुना हो जाएगा, इज इक्वल टू के 2A क्या हो जाएगा आपका x, और क्या होगा आपका 2B क्या हो जाएगा आपका y। यहाँ क्या बना दीजिए आप सेकेंड इक्वेशन। दूसरा दिया हुआ है, केवल B की सांद्रता को दुगना करने पर दर दुगनी हो जाती है, इसका मतलब दर 2 इज इक्वल टू के, और दिया हुआ आपका एक में कोई चेंज नहीं होगा आपका, यहाँ पे a की पावर x और B की सांद्रता को दुगना कर दिया गया है, क्या बोलेंगे 2, ऐसे लिखिए 2 क्या होगा आपका b की पावर क्या हो जाएगा y। यहाँ पे क्या होगा आपका थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग कर दे क्या, पूछ रहा क्या कि क्या दर नियम है, तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, यहाँ पे सेकेंड को थर्ड से हम लोग क्या करें डिवाइड कर दें। जब सेकेंड को थर्ड से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका ये b कट जाएगा। अगर हम लोग सेकेंड डिवाइड बाई हम लोग थर्ड कर देते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ इससे कट जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा इसे डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा आपका 8 डिवाइड बाई 2, तो 2 4 जाए कितना होगा आपका 4 इज इक्वल टू लिख देंगे। देखिए यहाँ से के से के कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो 2 की पावर x हो गया। मतलब क्या करेंगे 2 की पावर x, और यहाँ पे 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, यहाँ पे हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। ऐसे हम लिख दे, थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा हम कैसे लिख दिए इसको, थोड़ा सा ऐसे कि 4 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2 की पावर x, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर x, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा था यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यही हम लोग बात करें, देखो इसमें कौन सा कॉमन हो जाए, अगर हम लोग बोले यहाँ पर तो देखिए यहाँ बोले हम लोग क्या, इसको फर्स्ट को और थर्ड को दोनों देखें तो पहले ए को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। देखो ए कॉमन हो जाएगा, इसका मतलब ए बोल सकते हैं हम लोग क्या, थर्ड डिवाइड बाई फर्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे रेट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होगा आपका थर्ड डिवाइड बाई फर्स्ट कर लीजिए, तो रेट कितना है 1 है, तो क्या करेंगे 2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे ए से ए तो कट गया, यहाँ 2 बी से बी कट जाएगा, 2 की पावर क्या होगा आपका y, तो 2 की पावर y, और यहाँ पे 2 की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ रेट लिखना चाहेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए की पावर क्या हो जाएगा x कितना होगा आपका 2, और y की बात करेंगे सॉरी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, देखिए उसमें दिया हुआ है आपका है क्या, रेट ए का स्क्वायर और बी की पावर 1। ठीक है ना। सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग है 83 की, दोनों द्रवों के विलयनों का वाष्प दाब आदर्श विलयन के अनुमानित वाष्प दाब से कम हो तो उनमें होता है आदर्श, देखिएगा आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन, आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन, आदर्श व्यवहार कम सांद्रता के लिए धनात्मक विचलन तथा अधिक सांद्रता के लिए ऋणात्मक विचलन। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ, दोनों द्रवों के विलयनों का वाष्प दाब आदर्श विलयन के अनुपातिक दाब से, देखिए अनुमानित दाब से क्या होकर कम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आदर्श व्यवहार से क्या होगा आपका ऋणात्मक विचलन देता है, और अगर अधिक होता तो हम लोग क्या बोलते हैं आदर्श व्यवहार से क्या होगा आपका
धनात्मक विचलन देता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, अनुमानित वाष्प दाब से क्या होगा, अगर कम हो तो क्या देता है आपका, ऋणात्मक विचलन देता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.05 मोलरटा सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब होगा, क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर परासरण दाब की बात करते हैं तो आप जानते हैं पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। क्या होता है, परासरण दाब पाई इज इक्वल टू CRT होता है। अगर टेम्परेचर को क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, परासरण दाब बढ़ेगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन भी क्या करेगा आपका, बढ़ जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग हैं, बताइए। यहाँ बोल सकते हैं टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो परासरण दाब बढ़ेगा और कंसंट्रेशन सांद्रता भी क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। क्या होगी आपकी, सांद्रता भी क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर बढ़ जाएगा, ताप में वृद्धि के साथ, ताप में वृद्धि के साथ बढ़ेगा, ताप में वृद्धि के साथ परिवर्तित नहीं होगा, ताप में वृद्धि के साथ घटेगा, ताप में वृद्धि के साथ पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, ऐसे लिख दें, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे, परासरण दाब, क्या बोलेंगे, परासरण। क्या होगा आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर देखो पाई कब बढ़ेगा तो क्या होगा आपका, सांद्रता भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, सांद्रता भी क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बोलिए। चलिए तो क्या होगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग, है बात करें हम लोग क्या, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका 85 में दिया हुआ, नीचे दिए गए संरचना में द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु की कुल संख्या है। द्वितीयक हाइड्रोजन, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बना हुआ है। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग, CH3, यहाँ लिख दिए हम लोग क्या, CH, और ऐसे लिख दीजिए CH3। देखिए 2 CH3 आपका ऐसे हो गया। फिर लिख दिए हम लोग क्या, CH2, यहाँ पे क्या C2H5 है, देखिए C2H5, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें CH2, और क्या लिख दें हम लोग CH3। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा आपका 1 डिग्री, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे 1 डिग्री, और ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री। और सबसे पहले देखेंगे इस कार्बन की बात करें हम लोग तो इससे और इससे जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो जाएगा, और ये कार्बन इससे और इससे जुड़ा हुआ है तो क्या होगा आपका 2 डिग्री, और यहाँ पे क्या होगा आपका 1 डिग्री। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया क्या, द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु, तो देखो कितने होंगे आपके, यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएंगे। तो द्वितीयक कार्बन कितने हैं, 2, तो द्वितीयक हाइड्रोजन कितने होंगे, देखो 2 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 4। तो क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 4, और यही पूछता प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे, तो देखो 3, यहाँ पे 3 6 3 9, कितने हो जाएंगे आपके 3 3 6 और 3 9, तो क्या हो जाएंगे आपके 9 हो जाते। और यही क्वेश्चन आपसे पूछता टर्सरी हाइड्रोजन, तो क्या लिखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, यहाँ देखो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बताइए सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो 2 यहाँ पे होंगे और 2 यहाँ पे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके 4। तो क्या होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे 86। देखिए खंड सेकेंड की बात करेंगे, सेक्शन बी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है द्वितीयक पेंटाइल की संरचना क्या होगी। द्वितीयक पेंटाइल की बात करें तो हम जानते हैं, पहले सबसे पहले जान लीजिए कि पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और क्या होता है आपका नियोपेंटेन होता है। तो क्या पूछा है द्वितीयक पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल की बात करेंगे तो नॉर्मल पेंटेन क्या होगा आपका CH3 CH2, यहाँ पे क्या होगा आपका CH2 और क्या होगा आपका CH3, इसको हम लोग नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। और यही पूछता आपसे नॉर्मल पेंटाइल, तो क्या करते हम लोग ऐसे लिख देते तो क्या बोलेंगे नॉर्मल पेंटाइल। ठीक है ना। और आइसोपेंटेन की बात किया जाए तो क्या होगा आपका CH3, यहाँ लिखे हम लोग CH2, यहाँ लिख दिए हम लोग CH2, यहाँ लिखे हम लोग CH, और देखो 5 है तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख दिए क्या 1 2 3, यहाँ लिख दीजिए आप CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग CH3। देखो क्या होगा 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे आइसोपेंटेन, क्या बोलेंगे हम लोग आइसोपेंटेन। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है सेकेंडरी पेंटाइल, तो इसका मतलब अगर सेकेंडरी पेंटाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका C, यहाँ लिख दीजिए आप CH3 और यहाँ पे लिख दीजिएगा CH3। तो यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेकेंडरी पेंटाइल, क्या बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी पेंटाइल बोलेंगे। देखो 1 2 दफा लिया हुआ 1 2 3, अच्छा सेकेंडरी पेंटाइल बोला है ना। तो देखो नॉर्मल पेंटाइल की बात करें, सॉरी, तो क्या होगा आपका देखो ये तो आइसोपेंटेन हो जाएगा,
अब देखो अगर हम लोग ऐसे निकाल दें CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3 और क्या हो जाएगा आपका CH3। अगर हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करें, इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग रिमूव करें। अगर मान लीजिए इसको हम लोग रिमूव करते हैं तो देखिए अगर हम लोग इसको रिमूव करते हैं तो क्या होगा आपका, यहाँ पे हम ऐसे बना दे, थोड़ा सा क्या बना दें हम लोग, ऐसे थोड़ा बनाते हैं, अच्छा लगेगा, C और यहाँ पे क्या बना दें हम लोग CH3 और हम लोग यहाँ से निकालेंगे हाइड्रोजन तो 1 2 3 तो क्या होगा आपका टर्सरी हो जाएगा। देखो क्या बोलेंगे हम लोग, टर्सरी। इसको ऐसे थोड़ा लिख दें, क्या होगा देखो 1 2 3 तो टर्सरी। सेकेंडरी पूछा आपसे तो क्या हो जाएगा आपका, यहीं पे सेकेंडरी पूछा जाएगा आपसे तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे CH3 CH2 और क्या होगा आपका CH2 और क्या होगा आपका CH3 और इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। और सेकेंडरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग द्वितीयक पेंटाइल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहां से हम लोग CH और हम लोग यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पेंटाइल। क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी पेंटाइल हो जाएगा। देखो कौन सा आंसर, इसको दो क्या बोलेंगे हम लोग, ये ना तो यहाँ पे देखिए हुआ है, यही एक ऑप्शन है जो आपका क्या होगा आपका सेकेंडरी पेंटाइल हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी बोल देंगे, क्या बोलेंगे, टर्सरी पेंटाइल। देखिए ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, क्या दिया हुआ आपका 87, निम्नलिखित में से कौन सा मूलक केवल द्विसंयोजी है। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, द्विसंयोजी है। आपका दिया हुआ है एथिलीडीन, विनाइलिडीन, वाइनिलिडीन दिया हुआ है, बेंजिल दिया हुआ है, मेथिलीडाइन दिया हुआ है। जल्दी बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ आपका एथिलीडीन, इसका मतलब क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपका CH3 और यहाँ पे CH और हम ऐसे बना दें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथिलीडीन। विनाइलिडीन की बात करें तो क्या होगा आपका, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C और हम लोग ऐसे बना दें, इसको हम लोग बेनिलिडीन बोल देंगे। बेंजिल का मतलब क्या होगा आपका, हम बेंजाइल, वही बेंजिल होता है क्या, इसको हम लोग ऐसे बना दें C6H5 CH2 हम लोग बना दें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजिल बोल देंगे। और मेथिलिडाइन बोले तो क्या होगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होगा आपका मेथिलिडाइन हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन पूछागा, द्विसंयोजी है। देखो आपका A और ये दोनों है तो कौन से आंसर हो जाएंगे आपके, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 88 का। एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण के सापेक्ष हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम है। तो याद रखिएगा, क्रियाशीलता का, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता की बात करेंगे तो याद रखिएगा किसके लिए होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। बताइए किसके लिए सबसे ज्यादा होगा आपका, याद रखिएगा किसके लिए होता है, F2, फिर बोलेंगे Cl2, फिर क्या होता है Br2, फिर क्या हो जाएगा आपका I2 हो जाएगा। तो यही क्या होता है, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग हैं 89, निम्न में से किसके द्वारा कार्बोनियम आयन के से एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। प्रोटॉन का संयोग, देखो हाइड्राइड आयन का विलोपन, प्रोटॉन का विचलन, पहले हाइड्रोजन का संयोग, फिर हाइड्रोजन का पृथक्करण। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा। देखिए कार्बोनियम आयन दिया हुआ है, एल्किल की बात करेंगे, से एल्किल के निर्माण के लिए। इसका मतलब क्या होता है, हम ऐसे बोल दें CH3 यहाँ पर CH2 प्लस, इथाइल ले लें, इथाइल कार्बोकैटायन लेते हैं। और अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करें, इथाइल कार्बोकैटायन लेते हैं और इथाइल कार्बोकैटायन की बात की जाए, यहाँ से हाइड्रोजन को अगर हम लोग रिमूव कर दें तो क्या होगा आपका, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब अगर हाइड्रोजन आयन को रिमूव करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसको एल्कीन बोल देंगे या इथीन बोल देंगे। तो पहले हाइड्रोजन का संयोग होगा, फिर क्या होगा आपका, फिर H का पृथक्करण होगा, मतलब क्या होगा आपका, अलग होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 90। देखो क्वेश्चन क्या दिया, CH के लिए बंध लंबाई, CH के लिए बंध लंबाई के लिए कौन सा क्रम सही है। तो देखिए याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है किसके लिए,
तो याद रखिएगा अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसकी बंध लंबाई सबसे ज्यादा होती है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो उसकी बंध लंबाई थोड़ा कम होती है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो उसकी बंध लंबाई और कम हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और इस कार्बन की बात करें तो sp2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका sp हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका sp हो जाएगा। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है और sp3 है, तो बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, बंध लंबाई की बात करेंगे, यहाँ कितना होगा 1.54, यहाँ पे 1.34, यहाँ पे क्या होता है 1.20 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है आपका 1.54 एंगस्ट्रॉन, यहाँ कितना होता है 1.34 एंगस्ट्रॉन, और यहाँ कितना होता है 1.20 एंगस्ट्रॉन होता है बॉन्ड लेंथ का। ठीक है ना, तो किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका यही, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सिंगल बॉन्ड हो, तो फर्स्ट थर्ड इज द क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ क्या आपसे, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो पिक्रिक अम्ल की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल को हम लोग क्या बोलते हैं पिक्रिक एसिड बोलते हैं, इसको हम लोग फिनाल बोलते हैं। यहाँ पे NO2 जोड़ दीजिए, यहाँ पे आप NO2 जोड़ दीजिए, और आप यहाँ पे NO2 जोड़ दीजिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, 2,4,6 बोलेंगे ट्राई नाइट्रोफिनाल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोल देंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका ट्राई नाइट्रोफिनाल को हम लोग क्या बोलते हैं पिक्रिक एसिड, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है 92, निम्नलिखित में से किसके pKa का मान सर्वाधिक होगा। बताइए किसके pKa का मान सर्वाधिक होगा। इसके लिए याद रखिएगा अगर एक दिया था अम्लीय सामर्थ्य की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका pKa होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है प्लस का I होता है। इसका मतलब क्या होगा, जिस पे प्लस I वैल्यू जितना ज्यादा उसका pKa वैल्यू क्या होगा आपका उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्लस I वैल्यू किस पे सबसे ज्यादा है, यहाँ देखो और यहाँ देखो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ अम्लीय सामर्थ्य इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है प्लस का I, तो क्या होगा आपका यहीं पे फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या लगेगा आपका प्लस का I इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, देखिए इसके सापेक्ष यहाँ पर भी देखेंगे तो क्या होगा प्लस का I, और जो हाइड्रोजन होते हैं उसमें कौन सा इफेक्ट काम करता है माइनस I होता है। क्या होता है माइनस I। चलिए अब बात करते हैं 93, देखिए एल्डिहाइड के एसिड एल्डिहाइड के CH3 से अभिक्रिया करने पर बनने वाला उत्पाद होगा। इसका मतलब एसिड एल्डिहाइड की बात करें और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएं, किसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो बोलें क्या हम लोग जैसे CH3 यहाँ पर CHO ले लीजिए, हम लोग क्या करें CH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा आपका ये बॉन्ड टूटेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव यहाँ क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा आपका CH3C यहाँ पे O, और इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे तो Mg प्लस यहाँ पे माइनस होता है, तो Mg यहाँ पे हो जाएगा Br, अब प्लस क्या होगा यहाँ पे H दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। अब इसकी हम लोग क्या करें हाइड्रोलिसिस करा दें, H3O प्लस के साथ हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 यहाँ बन जाएगा CH, और ले लीजिए यहाँ पे OH, अब प्लस क्या होगा आपका यहीं पे CH3 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका Mg, और क्या होगा आपका BrOH। ठीक है ना, MgBrOH, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या होगा आपका सॉरी इधर OH हो जाएगा, और यह क्या होगा आपका H जुड़ जाएगा, और क्या कंपाउंड बन जाएगा आपका, कौन सा कंपाउंड बनेगा आपका, देखिए यही कंपाउंड बन रहा है 1 2 3, मतलब क्या बन जाएगा आपका प्रोपेन टू आल, क्या बोलेंगे प्रोपेन टू आल हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अब बात करते हैं हम लोग है 94, देखिए क्या दिया हुआ है, अब के लिए RCl प्लस NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन कराया गया है, तो ROH प्लस NaCl के लिए दर नियम K1 दिया हुआ, देखिए दिया हुआ है, तो पूछ रहा है अपक्रिया की दर होगी, तो क्या होगी अपक्रिया, देखिए दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता दुगुनी करने पर दुगुनी होगी,
एल्किल हाइलाइट की सांद्रता को आधा करने पर आधी होगी, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर कम होगी, अभिक्रिया का ताप घटाने पर भी क्या होगी, अप्रभावित होगी। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ दर नियम की बात करेंगे तो क्या दिया आपका K1RCl, इसका मतलब क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता को आधा करने पर क्या होगा आपका, क्या होगा, आधा करने पर क्या होगा आपका, आधी हो जाएगी दर, ठीक ना। एल्किल हैलाइड की सांद्रता को आधा करने पर क्या होगा आपका, आधी हो जाएगी, ठीक है ना। अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी आपकी, आधी हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं 95 की बात करें हम लोग तो देखिए क्लोरोबेंजीन है, बताइए क्लोरोबेंजीन एथिल ब्रोमाइड के सापेक्ष अधिक क्रियाशीलता होगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड के सापेक्ष अधिक क्रियाशीलता होगा, मेथिल क्लोराइड के समान क्रियाशील होगा, बेंजील क्लोराइड के सापेक्ष कम क्रियाशील होगा। इसका मतलब क्लोरोबेंजीन की बात करें तो आपका फार्मूला ये होता है क्लोरोबेंजीन यहाँ पर, और बेंजील क्लोराइड की बात करें यहाँ पे तो देखो क्या होगा आपका, यहाँ पर CH2, यहाँ पे क्या होगा आपका Cl। तो यहाँ पे देखो अगर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे निगेटिव सॉरी यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा आपका, निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आएगा आपका बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा आपका अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर इस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करते हैं, अगर इस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या पार्शियल निगेटिव, यहाँ क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, और जब रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा तो क्या होगा आपका बेंजीन क्लोराइड के सापेक्ष क्या होगा आपका कम क्रियाशील होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, आपका आंसर क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं बेंजील क्लोराइड, क्योंकि का ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से बेंजील क्लोराइड की अपेक्षा क्या होगा आपका कम क्रियाशील होगा, कौन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 96 की। देखिए क्या दिया हुआ आपका, ये रिएक्शन दी हुई है तो पूछ रहा आपसे क्या होनेगा। तो देखिए CH3CONH2, क्या बोलेंगे हम लोग, CH3CONH2 है। देखिए तो ये दिया हुआ है, पूछ रहा है P2O5, तो P2O5 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से H2, यहाँ से O निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3, यहाँ क्या बन जाएगा आपका Cl, और H2O के साथ पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3, और क्या बन जाएगा आपका CO, और क्या बन जाएगा आपका NH2। और फिर जब हम लोग इसका रिडक्शन कराएंगे, इसका एक का रिडक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पर CH2, और क्या बन जाएगा आपका NH2। तो पूछ रहा है आपसे क्या, B और C क्या होंगे, तो B आपका A हो जाएगा और C आपका A हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे CONH2 और क्या दिया आपका NH2, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्या हम लोग 97। देखिए 97 में क्या दिया हुआ है, बोले क्या आप लोग, देखिए इसका क्या बोलते हैं हम लोग, नाम क्या होता है इसका, जल्दी बताइए आप लोग। अगर इसको पूछा जाए कि बताइए इसको रिएक्शन KOH के साथ कराएं तो A C2H5Br के साथ कराएं तो B, और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो C+D बनेगा। पूछ रहा है C+D कौन सा होगा, बताइए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलामाइड। क्या बोलते हैं, थैलामाइड को अगर KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा आपका पोटेशियम थैलेट। यहाँ पे देखिए आपका ए ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका N, और क्या बन जाएगा आपका K। जब इसकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ये तो आपका A बन गया, अब फिर C2H5Br के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा आपका B, आपका बन जाएगा आपका यहाँ पर कैसे बन, देखो B आपका क्या बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे देखो K और Br निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका N, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका C2H5। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर CH2 और क्या लिख दें हम लोग CH3 लिख दें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका B आपका A बन गया और A आपका A बन गया। इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करें, हाइड्रोलिसिस करा देंगे HOH के साथ तो C+D क्या बन जाएगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा, इसकी अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या बोलेंगे HOH के साथ हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या बनेगा आपका थायलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका थायलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका ये बांड टूटेगा तो यहाँ पर OH, यहाँ पे क्या होगा आपका H, और इधर बांड टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका OH, यहाँ पे क्या होगा H। इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OH प्लस क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2, और क्या बन जाएगा यहाँ पे
NH2 इथाइल एमीन। तो पूछ रहा है यहाँ पे C और D, तो D आपका A हो जाएगा और C आपका A हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं? थाइलिक एसिड। और प्लस क्या बन जाएगा आपका? एथिल एमीन। सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा आपका? सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 98 की। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोहेक्सोज है? तो हम लोग ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोहेक्सोज। तो यही क्या होता है आपका? एल्डोहेक्सोज होता है। अब फ्रक्टोज क्या होता है बताइए? फ्रक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कीटोहेक्सोज। क्या बोलते हैं? कीटोहेक्सोज। ठीक है ना। ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। बस ये तो याद करने वाली चीज है, बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 99 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एक दूसरे के कौन से आइसोमर होते हैं? देखो दिया हुआ है कहते हैं सजात, क्रियात्मक समूह समावयवी, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी और समावयवी। ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डिहाइड CHO होता है। और कीटोन में फ्रक्टोज में क्या होता है आपका? कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज एंड क्या बोलेंगे? ग्लूकोज में एल्डिहाइड मतलब CHO को किसमें चेंज करने? एल्डिहाइड एंड कीटोन एक दूसरे के क्या होते हैं आपके? एल्डिहाइड को कीटोन में चेंज कर दे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, जिसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावयवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह समावयवी बोलते हैं। तो 99 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आंसर सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग 100 क्वेश्चन की बात करें तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दिए हुए हैं। बोरिक एसिड H3BO3 और फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 दोनों पानी में मोनोबेसिक एसिड है। इसका मतलब क्या होता है? प्रोटॉन मोनोबेसिक एसिड होते हैं। इसका मतलब क्या होते हैं? एक H आयन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। मोनो बोलेंगे, बेसिक अम्ल होते हैं। तो ये तो आपका सही है। और देखिए क्या दिया हुआ, दोनों अम्ल प्रोटॉन दाता के बजाय OH स्वीकार करते हैं। नहीं, OH स्वीकार करता नहीं होते हैं, क्या करते हैं? H आयन स्वीकार करता होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? कथन सेकंड इज द क्या होगा आपका? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कथन फर्स्ट सत्य और देखो कथन सेकंड क्या दिया आपका? गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन थर्ड इज द क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन FST 05 का, जिसको हमने डिस्कस किया। तो फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।